नमस्कार मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का गुरुकुल साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पे मैं नितेश दवे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये लॉकडाउन बहुत दिनों से चल रहा है और आगे न जाने कितने दिनों तक ये और चलेगा। तो ये हमारे संस्था के प्रधान श्रीमान ताराचंद जी द्वारा ये विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ये एक ऑनलाइन सिस्टम को तैयार किया गया है और हम सभी विद्यार्थियों के साथ लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद भी जुड़े रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं आपको कंपल्सरी हिंदी पढ़ाऊँगा। अनिवार्य हिंदी के जो विषय हैं उन विषयों के आधार पर जितने भी बिंदु हमारे संपर्क में हैं, जितने भी तथ्य ऐसे हैं जो हमें जानने चाहिए, वो हम इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। वैसे अगर सीनियर लेवल देखा जाए तो ये 12वीं का जो लेवल है, इसमें 16 नंबर की जो व्यवहारिक व्याकरण है वो आती है और उसके अंदर उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन तक पहुंचने के लिए हमें व्यवहारिक व्याकरण आनी चाहिए। अगर हम सामान्य व्याकरण को समझ पाए तो कहीं हम आगे उस पूरी व्याकरण को समझ पाएंगे। तो मेरी ये क्लास जो है वो सीनियर के साथ साथ जितने भी कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ऐसे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो छोटा कंपटीशन हो, चाहे वो एलडीसी से लगा के और आगे तक अगर जिसमें भी हिंदी विषय है, तो ये कक्षा जो है वो उन सब के लिए बराबर सहयोगी होगी। उनकी सफलता में ये कक्षा जरूर सहयोगी होगी और ईश्वर ने चाहा तो हम सभी सफल होंगे। इसी के साथ मैं प्रारंभ करता हूं आज की मेरी क्लास, जिसमें मैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय आपसे आरंभ करता हूं। सामान्य परिचय में सबसे पहले जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो है भाषा। चूंकि हम जानते हैं कि भाषा के बिना हम किसी भी भाषिक विषय को समझने में और पढ़ने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, तो सबसे पहले भाषा क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। व्यक्ति के मन के जो विचार हैं उसको दूसरों तक पहुंचाने का जो माध्यम है उसे भाषा कहते हैं। एक मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करता हूं कि जब भी आप मेरी क्लास अटेंड करें तो आप एक रजिस्टर और एक पेन लेकर बैठें, ताकि जो भी परिभाषाएं मैं बोलता हूं या मैं लिखता हूं तो आपके पास रिटन में नोट्स अवेलेबल हो जाएं। आप उनको लिखोगे तो बाद में आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी। और वैसे मेरी क्लास ऑनलाइन तो है ही। तो भाषा जो है वो अपन ये देख सकते हैं कि व्यक्ति के मन के विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा है। अगर भाषा की कोई हमसे परिभाषा पूछे तो हम उसको यही कहेंगे कि हमारे मन में जो विचार हैं उन विचारों को हम दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, किस माध्यम से पहुंचाएं, वही भाषा है। और भाषा के वैसे तो 3 रूप हैं। अगर बात करें तो भाषा मौखिक, मौखिक के बाद में लिखित, और एक भाग है इसका सांकेतिक। तो यहाँ हम देखेंगे कि मूल रूप से ये 2 रूप माने जाते हैं अगर एनसीईआरटी आरबीएसई के बेस पर अगर बात करें, लेकिन कंपटीशन के बेस पर अगर बात करें तो ये तीनों ही चीज़ें अपने काम आएगी। फिर भी बता रहा हूँ, भाषा के अगर आपको मौलिक रूप से कोई भेद पूछे तो उसे यही बताएं कि भाषा के 3 रूप हैं, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा और एक तीसरी सांकेतिक भाषा। सबसे पहले बात करते हैं मौखिक भाषा की।
तो मौखिक भाषा में हम जान सकते हैं कि हमारे मन में जो विचार है उस विचार को हम वाणी से बोलकर, मुख से बोलकर हम किसी दूसरे तक पहुंचाएं तो भाई वो मौखिक भाषा कहलाती है। उसके बाद में बात करते हैं लिखित भाषा। तो लिखित भाषा का तात्पर्य ये हुआ कि हम लिपि में लिखकर शब्दों के माध्यम से अपने विचार दूसरे तक पहुंचाएं, वो लिखित भाषा होती है। उसके बाद में बात करते हैं सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा का मतलब हुआ इशारों के माध्यम से जब हम अपने मन के विचार किसी दूसरे तक पहुंचाएं, सांकेतिक भाषा कहलाती है। मेरे हिसाब से मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ उस कंसेप्ट को समझना होगा और समझने के बाद में सीधा आप बार बार मेरी ये क्लास जो हैं देख सकते हैं, ये आपको अवेलेबल रहेगी हमेशा और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। तो बात करते हैं भाषा के भेद, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो मौखिक भाषा मैंने बताई थी। मौखिक भाषा की अगर बात करें तो बोलकर विचारों का आदान प्रदान। इसी तरह लिखित भाषा की अगर बात करें तो लिपि में लिखकर विचारों का आदान प्रदान। हमारे मन में जो है वो हम बता रहे हैं, दूसरे के मन में जो होगा वो भी इसी माध्यम से हमें वापस बताएगा। तीसरी है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब हुआ इशारों के माध्यम से मन के जो भाव है वो हम इशारों के माध्यम से बताते हैं। इशारे करते हैं, इशारे से सामने वाला समझता है व्यक्ति प्रेम प्रकट कर रहा है, क्रोध प्रकट कर रहा है, क्या प्रकट कर रहा है। मन के भावों के माध्यम से दूसरे को बात समझाना, वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो यहाँ हमने सामान्य परिचय में सबसे पहले भाषा को जाना। अब एक बात और बताता हूँ, हिंदी भाषा के लेखन में जो शब्द हम लिखते हैं उसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। देवनागरी लिपि में हमारी हिंदी भाषा के जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, वो सभी देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं और इसी देवनागरी लिपि में हम पठन पाठन करते हैं हिंदी भाषा का। इसके बाद आगे हम बात करेंगे इस भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, किस तरह से भाषा आरंभ होती है। हमारे गुरुकुल एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और आगे से आगे इसको भेजते रहें, आगे से आगे इसको शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को हम इस क्लास का लाभ दे सकें और सभी की सफलता में हमारा अंशमात्र योगदान रहे। तो बात करता हूँ भाषा के बाद में भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे यहाँ मैंने लिखा वर्ण या अक्षर, एक पॉइंट, तो इस पर बात करता हूं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे अन्य भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता। विभक्त करना, बांटना। विभक्त नहीं किया जा सकता वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जैसे यहां मैं लिखता हूं र, आ, म, अ, राम। तो यहाँ जो मैंने ये र हलंत, उसके बाद में जो आ, उसके बाद में म और ये अ, ये सभी वर्ण हैं और इनमें जो आ है इसका अगर वर्ण विच्छेद देखें तो अ प्लस अ,
आ बनता है, ये सामान्य वर्ण विच्छेद। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो अक्षर या वर्ण कहलाती है। इसी से हमारी इस व्याकरण की यात्रा का आरंभ होता है और यहीं से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वर्ण और अक्षर के बाद में दूसरा बिंदु इसका जो आता है वो आता है शब्द। तो वर्णों से मिलकर बना सार्थक समूह, वर्णों से मिलकर बना सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अगर हमसे कोई शब्द की परिभाषा पूछे तो हम उसको सीधा बताएं कि भाई वर्णों से मिलकर जो बनने वाला सार्थक समूह है। सार्थक समूह इसलिए लिखा कि हम अगर इतना लिखते, इतनी सी बात अगर लिखते कि वर्णों से मिलकर बनने वाला समूह, तो यहाँ पर निरर्थक समूह भी बनते हैं। जैसे अब चर्चा करेंगे हम, जैसे हमने लिखा प अ व अ न अ बराबर पवन। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस पवन शब्द के ये संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। तो पवन किसी लड़के का नाम भी हो सकता है, पवन वायु का पर्यायवाची भी है। लेकिन आगे जाकर हम बात करें, अगर हम इसका वर्ण का विच्छेद इस प्रकार से नहीं लिखकर हम इस शब्द को ये लिखें न व प, तो हम यहाँ देखेंगे कि ये वर्णों का समूह तो है परंतु ये सार्थक समूह नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि ये जो शब्द है, शब्द हमेशा वर्णों से मिलकर बनने वाला समूह जो होता है वो शब्द कहलाता है। तो यहाँ हमने अक्षर पढ़ा, शब्द पढ़ा, अब हम वाक्य की ओर बढ़ेंगे। अब हम बढ़ेंगे वाक्य की ओर। वाक्य, वर्ण, वर्णों से मिलकर बनने वाला शब्द। और यहाँ वाक्य की अगर परिभाषा की बात करें या वाक्य के बारे में अपन आगे डिस्कस करें तो यह करें कि वाक्य जो हैं वो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। परिभाषा में कुछ भी हमें याद करने जैसा नहीं है, सीधी सी एक परिभाषा याद रखनी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर, वर्णों से मिलकर बनने वाला शब्द और शब्दों से मिलकर बनने वाला सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे हमने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, तो ध्यान करें ये सार्थक समूह है, ये सभी शब्द हैं। राम एक शब्द, पुस्तक, पढ़ता और है, ये सभी शब्द हैं। तो इन शब्दों से मिलकर बनने वाला जो सार्थक समूह है, ये सब समूह जो है शब्दों का, ये कहलाता है वाक्य। ये क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और इसके बाद में वाक्य जो है वो ये शब्दों का सार्थक समूह हो गया। अगर हम ये चीज़ नहीं लेवें कि सार्थक समूह को छोड़कर कई जो बंदे हैं, जैसे मैं ओरली जैसे क्लासों में पढ़ाता हूँ, जैसे बिना ऑनलाइन क्लास में भी, तो कई विद्यार्थियों का प्रश्न होता है कि अपन सीधा ही लिख सकते हैं कि साहब शब्दों का समूह जो है वाक्य कहलाता है। तो उसकी जिज्ञासा के लिए मैं लिख देता हूँ, अगर मैंने ये लिखा पुस्तक है राम पढ़ता, तो ध्यान रखें भाई ये वाक्य की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि ये सार्थक समूह नहीं है, इसका एकदम सीधा अर्थ नहीं निकलता। पुस्तक है राम पढ़ता, ये सार्थक समूह की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे, इसलिए हम इसको वाक्य नहीं कहेंगे। जबकि ऊपर वाला जो मैंने लिखा है राम पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य है, इसलिए इसकी परिभाषा बनती है कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अब बात करते हैं इस वाक्य के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं भाई। इस वाक्य के आवश्यक तत्व होते हैं, अगर वो तत्व नहीं हो
तो सीधा दिखने वाला वाक्य भी जो है वो वाक्य नहीं होता, अपितु वो गलत होता है, उसको वाक्य नहीं कह सकते। तो यहाँ वाक्य के तत्व हम कह सकते हैं, वाक्य के तत्व सीधी बात करते हैं। तो किसी भी वाक्य के अंदर उसके वाक्यत्व के लिए, अर्थात कि यह वाक्य है ऐसा बताने के लिए उसके अंदर तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। उसके अंदर तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। वो तीन चीजें हैं, एक नंबर आकांक्षा, दूसरे नंबर योग्यता और तीसरा नंबर सन्निधि। सीनियर के जो 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बता रहा हूं, उनकी व्याकरण में ये व्यवहारिक व्याकरण पूरी शामिल होगी, इसका ध्यान रखें। जैसे पद परिचय नाम का 1-2 नंबर का टॉपिक है, तो पद परिचय के अंदर वो संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया विशेषण से, क्रिया से और अन्य भी सभी प्रकार के जो दूसरे व्याकरण के जो मुख्य बिंदु हैं उनसे वो किसी भी पद का परिचय पूछ सकता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जितनी भी मेरी क्लासें होती है उन सबको आप सीक्वेंस वाइज देखें, क्रम से देखें, क्योंकि व्याकरण का एक सिद्धांत होता है, अगर हमने क्रम को छोड़ दिया भाई, अगर हमने आज की क्लास देखी, कल की क्लास नहीं देखी, परसों की क्लास वापस देखी, जैसे आगे अगर संधि करेंगे, समास करेंगे, तो वो ऐसे बिंदु नहीं है कि 4 घंटे में खड़ा होकर आपको एक बार में ही समझा दूं, क्योंकि मेरा काम तो करवाने का है। अगर मान लीजिए मैंने 4-5 घंटे की एक लंबी क्लास बना भी ली तो उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि एक साथ समझने में बड़ी समस्या आती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो अपन सीधा देखते हैं वाक्य के तत्व जो है। आकांक्षा, आकांक्षा देखिए सबसे पहले क्या है, किसी भी चीज के शाब्दिक अर्थ पे जाएं। भाषाओं का चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो और चाहे अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो, उसके शाब्दिक अर्थ पे आप जाएं। तो यहाँ हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। आकांक्षा का मतलब क्या होता है? आकांक्षा का मतलब होता है आगे क्या होगा यह जानने की इच्छा, यानी जिज्ञासा। समूह के लिए एक शब्द में प्रयुक्त होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो आकांक्षा का तात्पर्य है कोई भी वाक्य तब होता है जब उसमें आगे कुछ जानने की इच्छा हो। आकांक्षा, इसकी अगर परिभाषा कोई पूछे तो अपन सीधी उसको बता सकते हैं भाई, समझ सकते हैं कि भाई ये आकांक्षा की परिभाषा जो है वो ये है। तो देखें परिभाषा क्या है। किसी भी वाक्य में आगे क्या होगा यह जानने की इच्छा, आकांक्षा कहलाती है। आकांक्षा कहलाती है। किसी भी वाक्य में आगे क्या होगा यह जानने की इच्छा आकांक्षा कहलाती है। और इस आकांक्षा के तत्व के बिना कोई भी वाक्य नहीं होता। अगर मैं ये लिख दूं राम, खड़ी पाई लगा दी मैंने, यहां पूर्ण विराम का चिन्ह दिया है, मोहन, गीता, गोपाल, बाजार और पुस्तक। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई शब्दों का समूह तो ये है और सभी शब्दों के अर्थ निकलते हैं, तो क्या ये वाक्य हैं? तो आप में से सबका उत्तर यही रहेगा कि यह वाक्य नहीं है। ये वाक्य इसलिए नहीं है भाई क्योंकि इसमें आगे क्या होगा यह जानने की कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। लेकिन अगर मैं ये लिखूं कि राम ने, तो यहीं से जिज्ञासा बन जाती है। राम ने क्या? राम ने पढ़ा, राम ने खाया, राम बाजार गया, ऐसा कुछ। राम ने मोहन से अपनी, देखिए प्रत्येक शब्द के बाद में जिज्ञासा बन रही है। राम ने यहां पे छोड़ दिया तो भी जिज्ञासा बनेगी, क्या राम ने क्या? तो मोहन से,
तो यहां पे भी जिज्ञासा बढ़ेगी क्या? मोहन से। अपनी, अब अपनी क्या? तो यहां अपनी पुस्तक ली, बस। राम ने मोहन से अपनी पुस्तक ली, ये जो पूरा बन गया, ये है भाई वाक्य। तो अब ये जो वाक्य है इसके पीछे मूल कारण क्या है? उसके पीछे मूल कारण जो है उसका नाम है ये आकांक्षा, आगे जानने की इच्छा। अगर नहीं होगी तो इस प्रकार से होगा और ये वाक्य नहीं होगा, अगर होगी तो इस प्रकार से होगा और ये वाक्य होगा। इसका जरूर ध्यान रखें। तो ये आकांक्षा नामक तत्व हमने पढ़ा। आकांक्षा के बाद में अगला जो बिंदु आता है भाई, जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, अगला बिंदु है योग्यता। प्यारे विद्यार्थियों, किताब के बेस पर नहीं चल रहा हूं, बुक के जो परिभाषाएं हैं उनसे सरल करके, और मैंने अपने खुद के नोट्स और खुद की जो लैंग्वेज है उसमें मैंने ये सारी परिभाषाएं तैयार की है। और अभी से नहीं, कम से कम 7 वर्ष हो गए मेरे को कंपटीशन में और हाई लेवल तक मेरे को पढ़ाते हुए। तो विद्यार्थी कई सफल हुए हैं, कई सफलता की कगार पर हैं। नागौर के बहुत से विद्यार्थी, गुरुकुल संस्थान के बहुत से विद्यार्थी सीधे जुड़े हुए हैं। और आप सबसे भी आशा है, पूरे राजस्थान में जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ये बताएं इसमें से अगर कोई प्रश्न भी, कोई जिज्ञासा है, अब चूंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो आपने प्रश्न जो है वो कमेंट में जरूर डालें, उसके आंसर मैं आपको दूंगा, ये बात एकदम पक्की है। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हम योग्यता की परिभाषा, किसी भी वाक्य में आने वाले तत्व की, आने वाले तत्व की कार्यक्षमता, आने वाले तत्व की कार्यक्षमता योग्यता कहलाती है। किसी भी वाक्य में आने वाले तत्व की कार्य क्षमता योग्यता कहलाती है। अब जैसे पानी का काम क्या है? किसी चीज को गीला करना। अग्नि का काम क्या है? किसी चीज को जलाना। लेकिन अब वो प्रश्न कैसे देगा? मान लीजिए उसने ये दिया, आग से बुझाता है। अगर उसने ये दिया, पानी से सुखाता है। प्रश्न दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये देखे ये पूछ सकता है कि इसमें कौन से तत्व की कमी है, एक बात। दूसरी बात, प्रश्न शुद्ध अशुद्ध में देके पूछ सकता है। शुद्ध अशुद्ध में देकर पूछे तो उसमें भी हमें इस चीज की जानकारी पूरी रखनी है। लेकिन अब जैसे ये वाक्यों का समूह तो है, ये शब्दों का सार्थक समूह तो है, लेकिन क्या ये वाक्य है? इस पर विचार करने योग्य है। क्या ये वाक्य है? अगर ये वाक्य होता तो इसका एक सही अर्थ निकलता। अर्थ इसका भी निकल रहा है, आग से बुझाता है, लेकिन ये अर्थ बिल्कुल गलत निकल रहा है, ये सही अर्थ नहीं है। तो इसलिए ये वाक्य की श्रेणी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसमें जिस तत्व की कमी है वो कमी है किसकी? योग्यता की। किसकी कमी है? योग्यता की। इसी तरह इसने लिखा है पानी से सुखाता है, तो इसमें भी जो कमी है वो किसकी कमी है? इसी योग्यता की कमी है। अगर ये एकदम सही वाक्य होते तो क्या होता? तो इसमें योग्यता तत्व होता और ये वाक्य बनते हैं कि भाई आग से जलाता है और पानी से गीला करता है, हवा में सुखाता है, ऐसे कुछ वाक्य बनते हैं। एक वाक्य शुद्धि प्रत्येक स्तर पर आती है, चाहे वो 10वीं की हिंदी ग्रामर हो और चाहे वो किसी बड़े कंपटीशन की SI लेवल की या उससे भी ऊपर की हिंदी ग्रामर हो, उसमें हिंदी की व्याकरण में वो वाक्य शुद्धि जरूर आती है। उसके अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो हमने आकांक्षा पढ़ी, हमने योग्यता पढ़ी। अब हम तीसरे बिंदु की बात करते हैं, सन्निधि। आज बहुत सारे ऐसे कुछ बिंदु होंगे जिनको शायद आप पहली बार ही जानेंगे।
मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहली बार ही जानेंगे इस सन्निधि के अंदर ही। सन्निधि, सन्निधि की अगर बात करें तो सन्निधि शब्द का अर्थ होता है, सन्निधि शब्द का मतलब होता है निकटता। प्यारे विद्यार्थियों, हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं। हमने देखा होगा कि जब भी कोई शब्द लिखता है तो वो ऐसे लिखता है, वाक्य लिखता है तो ऐसे लिखता है, राम अच्छा लड़का है। आपने नोटिस किया होगा राम के और अच्छे के बीच में जो ये दूरी है, अच्छे और लड़के के बीच में जो दूरी है, और लड़का और है के बीच में जो दूरी है, ये समान दूरी है। ये समान दूरी जो है इसका नाम निकटता है। कई कंपटीशन में, अगर राजस्थान लेवल के कंपटीशन देखेंगे आप, और सीनियर की अगर बात करूं तो 12वीं के भी पेपर देखेंगे तो उनके अंदर आपको जानकारी मिलेगी। अगर कोई वाक्य ऐसे लिखा हुआ गया, राम आओ, तो इस प्रकार के वाक्य में सन्निधि नहीं है। तो ये बीच में जो जगह हम छोड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, हम इसको क्यों छोड़ रहे हैं, यहां इतनी क्यों छोड़ी है, यहां इतनी सी क्यों छोड़ी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दो जो शब्दों के बीच में हम जगह छोड़ते हैं, दो शब्दों के बीच में जो हम जगह छोड़ते हैं उसका नाम है मात्रा। और इसमें हम एक मात्रा जितनी जगह छोड़ते हैं, कितनी जगह छोड़ते हैं, एक मात्रा जितनी। किसी भी सामान्य वर्ण को उच्चारण करने में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। और प्रत्येक दो शब्दों के बीच में जो एक स्पेस आता है, जो टाइप के अंदर एक स्पेस आता है, जो कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो स्पेस वाला एक जो बटन है जिससे हम स्पेस देते हैं उसको, तो वो यहाँ एक मात्रा की जो है उसको स्पेस दी जाती है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे, यहाँ कहने का मतलब है एक मात्रा जितना रुका है, और यहाँ कहने का मतलब है राम शब्द अभी कहा है और लगभग 20 मिनट आधे घंटे के बाद या उससे भी ज़्यादा समय के बाद उसने कहा आओ। तो जरा मुझे बताएं, क्या इस प्रकार से वाक्य हो सकता है? आपका उत्तर होगा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है, अगर वो कहता है गाय और 1 घंटे बाद वो कहता है लाओ, तो तब तक वो वापस पूछेगा भाई क्या लेके आऊं। कारण क्या है कि गाय उसने अभी बोला है, तो सबसे पहले तो हो सकता है वो अपने आसपास ही देखे कि गाय कहाँ है। तो इसका ध्यान रखें, इसके और इसके बीच में जो ये दूरी है, ये इतनी मात्राओं का समय है, एक मात्रा से अधिक समय की दूरी होने पर वहाँ सन्निधि नाम के तत्व की कमी होती है। तो आपको मैं फिर से बता दूं कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले वर्णों का सार्थक समूह होना चाहिए। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। लेकिन वाक्य में भी अब ये समूह तो है यहाँ पे, लेकिन ये पूर्ण समूह नहीं है, इसमें सन्निधि की कमी है। तो ध्यान रखें, आकांक्षा की न्यूनता हो सकती है, योग्यता की न्यूनता हो सकती है,